दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को आपके लिए लेकर आए हैं वो कोई साधारण सीरीज नहीं है, बल्कि एक दमदार क्राइम थ्रिलर बंगाली सीरीज है जो पिछले साल रिलीज हुई थी और जिसका नाम है गणशत्रु। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.6, जो इस बात का प्रूफ है कि ये केवल क्राइम ड्रामा नहीं है, बल्कि इसके भीतर छुपी कहानियां आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगी। इस सीरीज की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें दिखाई गई हर एक कहानी किसी न किसी असली घटना पर आधारित है। यानी जो कुछ भी आप देखेंगे वो कहीं न कहीं हमारे समाज की सच्चाई है। इस सीरीज में कुल 6 अलग अलग क्राइम कहानियां हैं, जिनमें से आज हम आपको 3 सबसे बेहतरीन कहानियों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी पहली कहानी की शुरुआत कोलकाता में रहने वाले एक लड़के से होती है जिसका नाम साजल है। साजल की जिंदगी बाहर से जितनी नॉर्मल दिखती है, अंदर से उतनी ही डर और दर्द से भरी हुई है। असल में जब साजल बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता ने अलग होने का फैसला ले लिया था। उस उम्र में साजल ठीक से ये भी नहीं समझ पाता था कि परिवार टूटने का मतलब क्या होता है। उसी समय उसके पिता ने उससे एक सवाल पूछा था कि वो किसके साथ रहना चाहता है। साजल ने बिना सोचे अपने पिता को चुन लिया था, क्योंकि उसे यही लगता था कि पिता के साथ रहना ज्यादा सेफ होगा। लेकिन साजल को नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी को सबसे बड़ा दर्द देने वाला है। अब कुछ समय के बाद साजल को ये सच्चाई पता चलती है कि उसके पिता दूसरी शादी कर चुके हैं और उस घर में उसका एक सौतेला भाई भी है। ये सब जानकर साजल पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन उसके पास अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। साजल अपने पिता के साथ उसी घर में रहने लगता है जहाँ उसकी सौतेली माँ हर दिन उसे मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर करती है। वो छोटी छोटी बातों पर साजल को बेइज्जत करती है और उस पर हाथ उठाने से पीछे भी नहीं हटती। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि साजल का अपना पिता भी कभी उसके साथ खड़ा नहीं होता था, बल्कि वही उसे सबसे ज्यादा मारता पीटता था। वहीं साजल चुपचाप ये सब सहता रहता है, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता। वो जानता था कि अगर उसने विरोध किया तो हालात और भी खराब हो जाएंगे, लेकिन हर मार के साथ उसके अंदर कुछ टूटता जरूर था। साजल ने अपने मन की गिनती शुरू कर दी थी। वो हर एक थप्पड़ को याद रखता था। उसने खुद से ये तय कर लिया था कि जिस दिन उसके ऊपर किए गए थप्पड़ों की गिनती 1000 पूरी हो जाएगी, उस दिन वो सबक सिखाए बिना नहीं रुकेगा। इस यातना में उसका सौतेला भाई काजल भी पीछे नहीं था। काजल साजल के साथ हमेशा झगड़ा करता था और उसे मारता पीटता था। उसके लिए साजल सिर्फ एक बोझ था। इस तरह साजल का घर सिर्फ नाम का घर बनकर रह गया था, जहाँ ना अपनापन था और ना ही प्यार ना ही सेफ्टी थी। इसी वजह से साजल को घर लौटना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे थे जो उसके लिए परिवार जैसे थे। साजल अपने दोस्तों के सामने अपना सारा दर्द खोलकर रख देता था। उसके दोस्त ये सब सुनकर अंदर से टूट जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि साजल हर दिन किस नरक से गुजर रहा है। इसी बीच एक दिन हालात और भी बदतर हो जाते हैं, जब साजल के पिता अचानक उस पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। उनका कहना होता है कि साजल ने उनके पैसे चुराए हैं। साजल को इन पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। वो गुस्से में साजल को बेरहमी से पीटते हैं और धमकी देते हैं कि अगर पैसे वापस नहीं मिले तो वो उसे घर से निकाल देंगे। ये सुनकर साजल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा। इसी दौरान उसके पिता फिर से उस पर हाथ उठाते हैं। उसी पल साजल के दिमाग में एक बात साफ हो जाती है कि ये आखिरी थप्पड़ था। थप्पड़ों की गिनती पूरी हो चुकी थी, यानी 1000 थप्पड़ पूरे हो चुके थे। अब साजल की सहने की सीमा खत्म हो चुकी थी। उस दिन साजल ये तय कर लेता है कि अब वो चुप नहीं रहेगा। वो अब हर दर्द का हिसाब लेगा और यहीं से उसकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन साजल अपनी माँ के साथ घर में बैठकर शांति से टीवी देख रहा होता है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और साजल जैसे ही दरवाजा खोलता है, कुछ अजनबी लोग जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा घर चीख पुकार से भर जाता है। उन लोगों की बेरहमी इतनी ज्यादा होती है कि वो घर में मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। साजल को भी बुरी तरह से घायल कर दिया जाता है और इसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगले दिन जब पुलिस उस घर में पहुँचती है तो पूरा इलाका सन्न रह जाता है। घर के अंदर साजल की माँ, उसके पिता और उसका भाई तीनों की लाश पड़ी होती है। साजल खुद भी गंभीर हालत में मिलता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस दिल दहला देने वाले मंजर को देखकर हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू करती है। शुरुआती जांच में पुलिस को सबसे ज्यादा शक खुद साजल पर होने लगता है। पुलिस साजल से पूछताछ करती है।
साजल उन्हें बताता है कि वो अपनी माँ के साथ टीवी देख रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला 8 लोग घर के अंदर घुस आए। साजल पुलिस को बताता है कि उन लोगों ने उसकी माँ के गले पर चाकू रख दिया और उसी वक्त उसके पिता और भाई भी वहाँ आ गए। साजल के अनुसार जब उसके पिता और भाई ने उन लोगों पर चिल्लाना शुरू किया तो उन्होंने पहले उसके पिता और भाई को मार डाला। इसके बाद उन्होंने उसकी माँ को भी मार दिया और जाते जाते उस पर भी हमला किया। शुरुआत में पुलिस को साजल की कहानी पर शक नहीं होता और उसकी बातें सही लगती है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है पुलिस के सामने एक के बाद एक ऐसे सबूत आते हैं जो साजल की कहानी पर सवाल खड़े करने लगते हैं। इसके बाद पुलिस साजल को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाती है। इस बार साजल की बात में बदलाव नजर आता है। वो कहता है कि उसके घर में 8 नहीं बल्कि 7 लोग आए थे। ये सुनते ही पुलिस चौकन्नी हो जाती है क्योंकि पहले साजल ने 8 लोगों की बात कही थी। पुलिस साजल से ये भी पूछती है कि उसने कहा था कि उसके पिता और भाई रात 8:30 बजे घर आए थे, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि उसके पिता ने अपनी दुकान रात 9:30 बजे बंद की थी। ऐसे में साजल का बयान गलत साबित होने लगता है। ये सब सुनने के बाद साजल समझ जाता है कि उसका बनाया हुआ प्लान अब फेल हो चुका है। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और दबाव बनाती है और आखिरकार साजल टूट जाता है और वो सारा सच बताने का फैसला करता है। साजल पुलिस को बताता है कि उसके पिता, उसकी माँ और भाई उसे लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। वो रोज रोज के इस टॉर्चर से पूरी तरह से तंग आ चुका था। वो अक्सर न्यूज चैनल देखा करता था ताकि उसे ये समझ में आ सके कि हत्या कैसे की जाती है और उसके बाद सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखकर उसके दिमाग में ये खौफनाक योजना बनती है। साजल इस प्लान में अपने दोस्तों को भी शामिल कर लेता है और उसके दोस्त उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी मिलकर ये तय करते हैं कि जब साजल घर में मौजूद होगा तभी वो लोग यहाँ आएंगे। प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले साजल की माँ को मारने का फैसला किया जाता है। उसके बाद जैसे ही उसका भाई और पिता घर में दाखिल होंगे उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक होता है। जब साजल के पिता और उसका भाई घर आते हैं तो उन दोनों की भी हत्या कर दी जाती है। साजल खुद अपने बड़े भाई को मार देता है क्योंकि उसके दिल में उसके लिए बदले की आग भरी हुई थी। इसके बाद साजल कुछ केमिकल और सॉल्यूशंस लेकर आता है ताकि हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों से खून के निशान साफ कर दिए जाएं। इसके बाद प्लान के अनुसार उसके दोस्त साजल को कुर्सी से बांध देते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं ताकि सबको यही लगे कि साजल भी इस हमले का शिकार हुआ है। यहीं पर इस खौफनाक कहानी की सच्चाई सामने आती है और ये साबित हो जाता है कि ये कोई बाहरी हमला नहीं था बल्कि एक बेहद खतरनाक साजिश थी। अब साजल की सच्चाई पूरी तरह से पुलिस के सामने आ जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि साजल के चेहरे पर अपने माता पिता और भाई की हत्या का कोई पछतावा नहीं था। उसके शब्दों में ना डर था और ना ही कोई अफसोस। साजल पुलिस को ये भी कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अपने हक के लिए कभी कभी अपनों के खिलाफ हथियार भी उठाने पड़ते हैं और उसने भी वही किया। उसके लिए ये कोई अपराध नहीं बल्कि अपना हक पाने का तरीका था। साजल ये भी साफ तौर पर कह देता है कि अब उसके पिता की सारी संपत्ति जैसे दुकान, घर और बाकी का पूरा बिजनेस उसी का है और ये सब कुछ वो अच्छे से संभालेगा। उसकी ये बातें सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। पुलिस इस बात से पूरी तरह से हैरान थी कि एक इंसान इतने बड़े अपराध के बाद भी बिना किसी पछतावे के इतनी शांति से बात कैसे कर सकता है। साजल के चेहरे पर हत्या करने का कोई गम नहीं था और यही बात इस कहानी को और भी डरावना बना देती है। आखिरकार साजल को उसके अपराध की सजा मिल जाती है। कुछ साल जेल में बिताने के बाद साल 2017 में वो जेल से रिहा हो जाता है। लेकिन इसके बाद साजल कहाँ गया, उसने क्या किया और वो किस हाल में है, इसका कोई भी रिकॉर्ड कहीं पर मौजूद नहीं है। साजल जैसे अचानक गायब हो गया और इसी रहस्यमयी अंत के साथ इस सीरीज की पहली सच्ची कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव से, जहां कामू नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है। कामू शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। कामू की पत्नी हर रोज उसे ताने देती रहती है। वो बार बार उसे ये एहसास दिलाती है कि वो किसी काम का नहीं है। वो उसे नाम का मर्द कहती है और ये भी कहती है कि उसके अंदर मर्दों जैसी कोई ताकत नहीं है। इस बात से कामू अंदर से पूरी तरह से टूट चुका होता है, लेकिन वो कुछ कह और कर नहीं पाता। कामू की आर्थिक हालत भी बहुत खराब होती है। घर चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते और इसी वजह से उसे अपनी पत्नी की हर बात चुपचाप सहनी पड़ती है। इन हालातों की वजह से कामू हमेशा उदास और अकेला रहता है।
अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद में कामू अक्सर लॉटरी की टिकट खरीदता रहता है। वो हर बार सोचता है कि शायद इस बार उसकी जिंदगी बदल जाए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। एक दिन वो फिर से लॉटरी का टिकट लेने जाता है और टिकट खरीदने के बाद एक जगह आकर बैठ जाता है। वहाँ बैठकर वो यही सोचता रहता है कि उसकी पत्नी हमेशा उसे इतना बेइज्जत क्यों करती है। उसी समय वहाँ एक अजनबी आदमी आता है। कामू उसे सिगरेट दे देता है। सिगरेट लेने के बाद वो आदमी कामू से एक अजीब सी बात कहता है। वो कहता है कि कामू की हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसका खून ठंडा पड़ गया है और उसे फिर से उबालना होगा। वो ये भी कहता है कि लाल रंग कामू के लिए बहुत शुभ है और उसे लाल रंग पर ध्यान देना चाहिए। ये बातें सुनकर कामू गहरी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद उसका ध्यान धीरे धीरे लाल रंग की तरफ खींचने लगता है। सबसे पहले वो अपने लिए एक लाल रंग की शर्ट खरीदता है। कुछ समय के बाद उसकी नजर एक ऐसी औरत पर पड़ती है जो घर में अकेली रहती है और उसने भी लाल रंग के कपड़े पहने होते हैं। कामू मौका देखकर उसके घर में घुस जाता है और वहाँ से कुछ सामान चुराने लगता है, लेकिन जब वो औरत उसे पकड़ लेती है तो कामू घबरा जाता है और उस पर चेन से हमला कर देता है। इसके बाद वो वहाँ से भाग निकलता है, पर उस औरत की वहीं पर मौत हो जाती है। कामू ने उस घर से जो सामान चुराया था उसे बेचकर वो कुछ पैसे कमा लेता है। उसी दौरान उसे ये खबर मिलती है कि उसकी लॉटरी लग गई है और उसे 25,000 रुपए मिले हैं। पूरा भरोसा हो जाता है कि सच में लाल रंग उसके लिए लकी है। इसके बाद वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो तय कर लेता है कि अब वो लाल रंग के कपड़े पहनी हुई औरतों को ही निशाना बनाएगा। इसके बाद कामू अपने लिए एक बाइक खरीदता है और उसे पूरी तरह से लाल रंग में रंगवा देता है। उसका हेलमेट भी लाल रंग का होता है। अब वो दोपहर के समय औरतों पर हमला करने लगता है, क्योंकि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच ज्यादातर औरतें घर में अकेली होती हैं और उनके पति काम पर गए होते हैं। कामू उनके घर में घुस जाता है और खुद को मीटर रीडिंग करने वाला बताकर सामान चोरी करने लगता है। जब औरतें उनका झूठ पकड़ लेती हैं और चिल्लाने लगती हैं, तो कामू उन्हें मार देता है। पहली औरत को मारने के बाद दूसरी औरत की हत्या के समय कामू के अंदर की हवस और भी जाग जाती है। उसे अपनी पत्नी के ताने याद आने लगते हैं और वो अपना सारा गुस्सा उन औरतों पर निकालने लगता है। वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा यातनाएं देता है ताकि अपने अंदर की भरी हुई नफरत बाहर निकल सके। इस तरह एक के बाद एक हत्याएं होने लगती हैं और पुलिस भी इन घटनाओं से हैरान रह जाती है। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो उन्हें हर जगह पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, एक लाल बाइक, लाल हेलमेट और लाल कपड़ों में घूमता हुआ एक आदमी। जहाँ जहाँ हत्याएं होती हैं वहाँ वहाँ लाल बाइक जरूर दिखाई देती है। इसी वजह से पुलिस लाल बाइक वाले कातिल की तलाश शुरू कर देती है। कामू को भी ये बात पता चल जाती है, लेकिन लाल रंग उसके लिए लकी बन चुका होता है, इसीलिए वो उसे छोड़ नहीं पाता। कामू हमेशा हत्या के लिए एक चेन का इस्तेमाल करता है। इसी वजह से लोग उसे चेन बैंड कहने लगते हैं। एक दिन पुलिस चेकिंग के दौरान कामू को पकड़ लेती है। कामू पुलिस पर हमला करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जांच में ये सामने आता है कि कामू अब तक 9 से ज्यादा औरतों की हत्या कर चुका है। इसके बाद अदालत उसे फांसी की सजा सुना देती है और इसी के साथ ये साइको किलर की सच्ची कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हमारी तीसरी कहानी शुरू होती है एशिया की पहली महिला सीरियल किलर प्रोकिया से, जो कोलकाता की रहने वाली थी। ये कहानी जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही डरावनी भी है, क्योंकि इसमें एक औरत का ऐसा चेहरा सामने आता है जिसे समाज कभी समझ ही नहीं पाया। प्रोकिया की जिंदगी की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। जब वो बच्ची ही थी तभी उसकी शादी कर दी गई थी, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है और यहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह से अंधेरे में चली जाती है। पति की मौत के बाद एक आदमी उसे धोखे से सोनागाची में बेच देता है। वहां पहुंचते ही प्रोकिया समझ जाती है कि अगर उसे इस नरक जैसी जगह पर जिंदा रहना है तो उसे सबसे अलग और सबसे खास बनना पड़ेगा। उसने खुद को कमजोर मानने की बजाय हालात के हिसाब से ढाल लिया। धीरे धीरे प्रोकिया वहाँ की सबसे मशहूर लड़की बन गई। हर ग्राहक उसी के साथ समय बिताना चाहता था। उसकी पहचान और पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि वो सोनागाची की लीडर बन जाती है और उसके अंडर कई और लड़कियां काम करने लगती हैं। समय बीतने के बाद भी प्रोकिया के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब वो इस धंधे से सिर्फ पैसे कमाना नहीं चाहती थी। अब उसकी सोच कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। इस रास्ते पर उसका साथ देता है काली बाबू, जो उसका बेहद करीबी दोस्त था। काली बाबू प्रोकिया के लिए ग्राहक लेकर आता था। प्रोकिया उन लोगों को खूब नशा करवाती थी और जैसे ही वो बेहोश हो जाते उनके गहने, कपड़े और पैसे निकाल लिए जाते थे। इसके बाद उन लोगों को एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाता था। जो लोग इनके शिकार बनते थे
वो ज्यादातर इज्जतदार और बड़े घरानों से होते थे। समाज में बदनामी के डर से वो कभी पुलिस के पास नहीं जाते थे। इसी वजह से प्रोकिया और काली बाबू लंबे समय तक बचे रहते हैं। लेकिन उन्होंने इतने अपराध किए थे कि आखिरकार पुलिस तक इसकी खबर पहुंची गई। अब इंस्पेक्टर प्रियनाथ इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने लगता है। वो लगातार इनके पीछे पड़ जाता है। काली बाबू को जब ये एहसास होता है कि इंस्पेक्टर प्रियनाथ बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, तो वो प्रोकिया को समझाता है कि अब ये काम जारी रखना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन प्रोकिया बिल्कुल भी घबराती नहीं है। प्रोकिया काली बाबू से कहती है कि उसने आगे का रास्ता भी सोच लिया है। वो एक नई योजना बनाती है। वो कहती है कि वो अपनी एक लड़की को इस तरह से तैयार करेगी जैसे वो किसी अच्छे और इज्जतदार परिवार की शादी लायक लड़की हो। काली बाबू उसके लिए रिश्ता ढूंढेगा। योजना के अनुसार जैसे ही शादी हो जाती है, दूल्हे से सारा पैसा और कीमती सामान निकाल लिया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद ये लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये फर्जी शादियों का खेल लंबे समय तक चलता रहता है। कई लड़के इस जाल में फंसते जाते हैं और एक के बाद एक मारे जाते हैं। इस काम से सबको खूब पैसा मिलने लगता है और पूरा गिरोह ऐश करने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि प्रोकिया को हरी से बहुत लगाव था। हरी काली बाबू का बेटा था, लेकिन प्रोकिया उसे अपने बेटे की तरह मानती थी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। उधर इंस्पेक्टर प्रियनाथ को बार बार खबरें मिलने लगती हैं कि दुल्हों के साथ कुछ भयानक घटनाएं हो रही हैं। जब वो इन मामलों की कड़ियों को जोड़ता है तो धीरे धीरे उसे ये समझ में आने लगता है कि इन सब के पीछे काली बाबू का हाथ है। और यहीं से इस खौफनाक कहानी का अगला मोड़ शुरू हो जाता है। इसलिए इंस्पेक्टर काली बाबू के घर आता है और पूरे घर की तलाशी लेता है। तलाशी के दौरान वहाँ से उसे काफी सारे गहने और पैसे मिल जाते हैं। ये सब देखकर साफ हो जाता है कि ये सारे अपराध काली ने ही किए हैं। लेकिन प्रियनाथ को पहले से ही शक था कि इस पूरे खेल में प्रोकिया की भी कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है। इसी शक के चलते वो काली को बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उससे पूछता है कि इस सब में और कौन कौन शामिल है। लेकिन बहुत मार खाने के बाद भी काली यही कहता रहता है कि उसने ये सब कुछ अकेले किया है। इसके बाद जब इंस्पेक्टर प्रोकिया से पूछताछ करता है तो वो भी यही कहती है कि काली उसका कस्टमर था और इसीलिए वो उसके पास आया करता था। लेकिन उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि काली ऐसे अपराध भी करता है। इंस्पेक्टर के पास प्रोकिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता, जिसकी वजह से वो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाता। काली अपने सारे जुर्म कबूल कर लेता है और इसी कन्फेशन की वजह से उसे फांसी की सजा हो जाती है। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम प्रोकिया को एक जंगल में देखते हैं, जहां वो लड़कियों को ये सिखा रही होती है कि कैसे मोह माया से दूर रहना चाहिए और खुद को शुद्ध बनाना चाहिए। वो सभी लड़कियों से कहती है कि उन्हें अपने गहने और कीमती सामान दान कर देने चाहिए ताकि वो हर तरह के बोझ से आजाद हो सके। प्रोकिया की बातों में आकर कई लड़कियां ऐसा करने के लिए तैयार भी हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और प्रोकिया अलग अलग जगहों पर जाकर इस तरह के प्रवचन देने लगती है। लेकिन एक दिन इंस्पेक्टर फिर से उसके पास आता है। इस बार एक लड़की उसके पास शिकायत लेकर आती है और बताती है कि उसकी एक दोस्त जो प्रोकिया के पास गई थी वो लापता है। यही बात इंस्पेक्टर के शक को और गहरा देती है। वो दोबारा प्रोकिया से पूछताछ करता है, लेकिन प्रोकिया कुछ भी मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि लड़कियां खुद उसके पास आती हैं, वो उन्हें ज्ञान की बातें बताती है और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद उनके साथ क्या होता है या उनके गहने कहाँ जाते हैं, इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन प्रियनाथ को पूरा यकीन था कि इस सब के पीछे प्रोकिया ही है, इसलिए वो प्रोकिया को धमकाने की भी कोशिश करता है। लेकिन प्रोकिया अपने बयान से एक कदम भी पीछे नहीं हटती। फिर भी प्रियनाथ को पूरा भरोसा था कि प्रोकिया ने ये सब किया है और वो जान चुका था कि प्रोकिया की एक ही कमजोरी है और वो है हरी। इसलिए वो हरी को पुलिस स्टेशन बुलाता है और प्रोकिया से कहता है कि अगर प्रोकिया अपना क्राइम कन्फेस नहीं करेगी तो वो अपनी रिपोर्ट में ये लिख देगा कि ये सब हरी ने किया है और उसी ने उन लड़कियों को मारा है। ये सुनकर प्रोकिया काफी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बताती। अब इंस्पेक्टर हरी को बहुत पीटने लगता है। ये देखने के बाद प्रोकिया और ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो हरी से बहुत प्यार करती थी और हरी उसके लिए उसके बेटे के जैसा था। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि वो अपना क्राइम कन्फेस करने के लिए तैयार है। फिर वो बताती है कि वो लड़कियों को कैसे मारती थी। दरअसल वो लड़कियों को कहती थी कि शुद्धि के लिए उन्हें लेक जाना होगा। जैसे ही लड़कियां लेक में जाती, प्रोकिया उन्हें डुबाकर मार देती और उनके सारे गहने लेकर एक गुप्त जगह पर रख देती थी। प्रोकिया आगे बताती है कि वो काली के साथ मिलकर दूल्हों को मारती थी, तो उनके ग्रुप में कई लोग शामिल थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब पकड़े जाने का खतरा बढ़ गया है, तो दोनों ने मिलकर अपने सभी ग्रुप के लोगों को जहर दे दिया और फिर उन्हें क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में जाकर गाड़ दिया।
ये सुनकर इंस्पेक्टर भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि दोनों ने मिलकर अपने ही ग्रुप के सभी लोगों को मार दिया था। जब पुलिस वहां जाकर ग्रेवयार्ड की तलाशी लेती है तो वहां पर कई लाशें मिलती हैं। साथ ही अलग अलग लेक में भी तलाशी होने पर कई लड़कियों की बॉडीज मिलती हैं और प्रोकिया के पास वो सारी ज्वेलरी भी मिलती है जो उसने लड़कियों से छीनकर छुपा रखी थी। लेकिन प्रोकिया को अभी भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसका कहना था अब चाहे पुलिस उसे मार भी दे लेकिन वो उसे खत्म नहीं कर सकती। इसके बाद प्रोकिया को भी फांसी की सजा हो जाती है और यहीं पर ये तीसरी स्टोरी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये तीनों दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियां कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।